Hello everyone, welcome to the economic issues, and in today's video we are going to discuss the new topic, that is the new series of GDP. आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इंडिया में GDP की नई सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है हमारी GDP की कैलकुलेशन के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को बनाने के लिए PIB, न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में द हिंदू, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी ऑफिशियल सोर्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उन सारे सोर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ है कि आप जो भी कंटेंट यहाँ से लें वो कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग दैट कंटेंट इन एनी एग्ज़ाम देयर शुड बी रिलायबिलिटी कि वो कंटेंट ऑथेंटिक था। तो मैं इस वीडियो के साथ साथ अब आपको उसका PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, सो दैट यू कैन वेरीफाई द कंटेंट और यू वांट टू रीड द कंटेंट इन डिटेल, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब हमें इस GDP की न्यू सीरीज़ को समझना है, तो इसके लिए क्या क्या बातें आज की टॉपिक में डिस्कस करनी है। लेट्स सी द इंडेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ GDP. What is GDP? Why we have to calculate the GDP? When it should be calculated, and who is going to calculate the GDP? So GDP के जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक बातें हैं, वो हम सबसे पहले समझें, because if we want to understand the new series then we have to get the basic concept. So after getting this GDP, now we will understand what is the need of new series. What is the need of new series and what is new series? दोनों बातें हमें समझनी हैं। हमें इंडियन इकोनॉमी के लिए नीड क्यों हुई, क्या वो पुरानी सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें हमें समझनी है। नेक्स्ट, जब हम इस न्यू सीरीज़ की बात करते हैं या जब भी हम GDP कैलकुलेट करते हैं, देयर इज़ ए टर्म कॉल्ड बेस ईयर, एंड बेस ईयर टर्म का यूज़ करे बिना GDP कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो बेस ईयर, व्हाट इज़ बेस ईयर, व्हेन इट शुड बी कैलकुलेटेड, एंड अगेन व्हाई देयर इज़ ए नीड ऑफ बेस ईयर, क्यों बेस ईयर रिक्वायर्ड है GDP की कैलकुलेशन के लिए, वो हमें समझना होगा। आफ्टर दिस वी विल फाइंड आउट दैट न्यू चेंजेस, जो भी इस न्यू सीरीज़ में चेंजेस हुए हम उन चेंजेस को एक एक करके समझ लेंगे। इन चेंजेस को समझने के टाइम पे दो टर्म हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज़ कॉल्ड डबल डिफ्लेशन। एक टर्म होता है डिफ्लेटर और उस डिफ्लेटर टर्म से जुड़ा हुआ वर्ड है डबल डिफ्लेशन, वो इस न्यू सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सेकेंड इज़ सप्लाई एंड यूज टेबल। तो हमें इन दोनों टर्म को समझना होगा, तभी हम दोनों जो टर्म समझने के बाद ही हम न्यू सीरीज़ को पूरा समझ पाएंगे। आफ्टर गेटिंग दीज चेंजेस वी विल फाइंड आउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू चेंजेस, जो भी चेंज हुए उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्प्लीकेशंस होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड द वीडियो। सो नाउ जो हम बात करने वाले हैं GDP की, GDP क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी, ये नवंबर के आसपास की न्यूज़ है, लास्ट ईयर 2025 में। और इसमें न्यूज़ में बताया है कि IMF ने इंडिया की जो GDP और अदर नेशनल अकाउंट्स की कैलकुलेशन है उसको C ग्रेड की रेटिंग दी है। IMF गिव्स इंडिया ए C ऑन इट्स GDP एंड अदर नेशनल अकाउंट्स डेटा। यानी IMF का कहना है कि इंडिया का जो नेशनल अकाउंट की कैलकुलेशन है वो C ग्रेड की रेटिंग का है। IMF 4 टाइप की रेटिंग देता है। अभी हम उस 4 टाइप की रेटिंग को भी समझेंगे। पहले हम यहाँ पे इस न्यूज़ को एक ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। IMF कह रहा है कि IMF नोटेड दैट इंडियाज़ नेशनल अकाउंट्स एंड द इन्फ्लेशन डेटा डू नॉट एडिक्वेटली कैप्चर। यानी IMF के अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है वो एडिक्वेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो वो क्यों है और उसकी वजह से उसने C रेटिंग क्यों दी, हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा। और अगर हम ये समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद जो नए चेंजेस हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। तो अब आप इस न्यूज़ से समझ सकते हैं कि मैं आज आपको ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा एक बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी GDP की कैलकुलेशन कैसे हो रही है और चेंजेस क्यों हो रहे हैं। इस न्यूज़ का एक पार्ट है, देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है न्यूज़ में कि IMF ने जो ग्रेड दिया, दिस ग्रेड मीन्स, जो इस C ग्रेडिंग कर दी हमारी रेटिंग, इस C ग्रेड का मतलब क्या होता है, इट हैव सम शॉर्ट कमिंग्स दैट समवॉट हैम्पर सर्विलेंस। यानी कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डेटा का इशू है, कुछ डेटा कलेक्शन की प्रॉब्लम है, कुछ तो शॉर्ट कमिंग्स हैं।
तो उन शॉर्ट कमिंग्स की वजह से आईएमएफ ने हमारी रेटिंग को, हमारी ग्रेडिंग को सी ग्रेड कर दिया गया। अब इसी न्यूज़ को, जब ये न्यूज़ आई तो उसके बाद ये टॉपिक बहुत आप कह सकते हैं डिस्कशन में आ गया कि आईएमएफ ने हमारी ग्रेडिंग कम कर दी है, इंडिया के डेटा में इशू है। इसको लेकर के फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दिया था। हम उस स्टेटमेंट को भी सुनने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स लिसन दैट स्टेटमेंट। एक वीडियो के थ्रू हम इसको समझते हैं, संसद टीवी से ये वीडियो। Debate was very ill-informed. IMF that the data is based on an outdated base year, which is 2011. So the point of content was the reason behind C rating, sir. Now listen the reason behind C rating. That the data is based on an outdated base year, which is 2011 to 2012, which is 2011 to 2012 is our base year till now. But Government of India is now changing that, and from the next year we will have a data base year as 2022 to 2023, and from 27th February. So in this video, finance minister is trying to explain that why IMF degraded India's rating, and the main reason was we are using आउटडेटेड बेस ईयर। हमारा जो बेस ईयर था वो 2011-12 था और अब इंडियन गवर्नमेंट उस बेस ईयर को चेंज करने वाली है। अब आईएमएफ ने जो रेटिंग दी, इस वीडियो में उन्होंने थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया। आई विल शेयर द लिंक ऑफ वीडियो, यू कैन सी द कंप्लीट वीडियो ऑल्सो। बट वो जो सी ग्रेड की रेटिंग है उसका मीनिंग जो यहाँ पे न्यूज़ में थोड़ा सा है उसको कुछ एलिब्रेट करते हैं। और ये जो सी ग्रेड की रेटिंग है ये तब दी जाती है जब डेटा हैव सम सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स, कुछ ना कुछ डेटा में इशू है, कुछ डेटा कंप्लीट नहीं कलेक्ट हो रहा है, डेटा की कैलकुलेशन नहीं प्रॉपर हो पा रही है। अगर कुछ ना कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं उस वजह से हमारी रेटिंग को डिग्रेड कर दिया गया। और हमारा जो बेस ईयर पहले यूज़ हो रहा था वो 2011-12 था। और डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं कि जीडीपी जो एस्टीमेट करते हैं, जो जीडीपी के एस्टीमेट्स कैलकुलेट करते हैं, उस एस्टीमेशन में दो मेथड यूज़ हो रहे हैं इंडिया में, प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उन दोनों में से एक्सपेंडिचर अप्रोच जो है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिल रही हैं आईएमएफ को, और उस वजह से उसने रेटिंग को डिग्रेड कर दिया। आईएमएफ 4 टाइप की रेटिंग इशू करता है किसी भी कंट्री के नेशनल अकाउंट्स के डेटा कैलकुलेशन पर। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है प्रीलिम्स के लिए। तो 4 रेटिंग कौन कौन सी, ABCD इसके नाम हैं। ए ग्रेड की रेटिंग तब होती है जब फुल्ली एडिक्वेट डेटा हो और बहुत अच्छी क्वालिटी का डेटा हो, डेटा कलेक्ट करने की प्रोसेस बहुत अच्छी हो, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो, फुल्ली ट्रांसपेरेंट डेटा कलेक्ट किया गया हो, तो उस ग्रेड को ए ग्रेड कहता है आईएमएफ। देन इसी तरीके से आईएमएफ ग्रेड बी बोल रहा है जब डेटा तो जनरली एडिक्वेट है लेकिन माइनर शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे कुछ इश्यूज हैं, तो उसको ग्रेड बी में डाल दिया जाता है। बट अगर शॉर्ट कमिंग्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको ग्रेड सी बोला गया है। और ग्रेड डी जिसमें सीरियस शॉर्ट कमिंग्स हैं, यानी डेटा कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, डेटा में प्रॉब्लम है, डेटा का एनालिसिस भी ठीक नहीं किया गया है। तो इन 4 तरह की आईएमएफ की रेटिंग है जो किसी भी कंट्री के नेशनल अकाउंट से रिलेटेड दिए जाते हैं। अब उस नेशनल अकाउंट्स में जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन डेटा और अन्य जो डेटा होते हैं वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं, उसको हम नेशनल अकाउंट्स बोल रहे हैं फ़िलहाल। तो अब आईएमएफ ने जो हमारी रेटिंग को डिग्रेड कर दिया, सी ग्रेड की रेटिंग दे दी है, इसके कुछ ना कुछ तो हमें सॉल्यूशन करने ही होंगे। और अभी हमने फाइनेंस मिनिस्टर के वीडियो में एक लाइन सुनी कि हमारा बेस ईयर आउटडेटेड था, इट मीन्स वी हैव टू रिवाइज द बेस ईयर। तो हमने बेस ईयर को चेंज करके 22-23 कर लिया। बट अब ये बेस ईयर क्या होता है और वो सारी चीज़ें जो हमने समझनी है इस वीडियो में, लेकिन हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। तो देखिए जीडीपी के जो डेफिनेशन है, जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, तो इंडिया में जीडीपी एनएसओ के द्वारा कैलकुलेट की जाती है। एनएसओ इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड अंडर द एमओएसपीआई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये एमओएसपीआई मिनिस्ट्री और उसके अंडर एक ऑफिस है जिसे हम एनएसओ बोल रहे हैं। वो कैलकुलेट करता है जीडीपी को। पहले क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है, फिर क्वार्टरली के 4 क्वार्टर को मिला के इसका
एवरेज एनुअल जीडीपी कैलकुलेशन आ जाते हैं, तो जीडीपी का एनुअल एस्टीमेट्स आ जाता है। अब बात आती है जीडीपी है क्या और जीडीपी को कैलकुलेट क्यों करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसका नाम लिखा है जीडीपी, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज द फुल फॉर्म, एंड इन दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी फाइंड आउट द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इन ए पर्टिकुलर ईयर, इन ए फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसकी टोटल वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड जीडीपी। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, तो डी फॉर डोमेस्टिक बाउंड्री, ये प्रोडक्शन उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ। तो इन ए कंट्री, इन ए डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, value of goods and services produced in the particular financial year, that value is called GDP। यानी अगर मैं बोलूँ कि एक साल की GDP, लेट्स से कि हमने बोला किसी कंट्री की एक साल की GDP 100 रुपये है, इट मीन्स उस कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपये की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। हम उसकी वैल्यू की बात करते हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते हैं कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है। ऑब्वियसली क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो टोटल वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। But when we talk about the value of GDP, that means we are talking about the total monetary value, not quantity of the goods or services, right? तो ये तो हुआ GDP की डेफिनेशन। अब पॉइंट आता है कि हम GDP कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। कोई भी कंट्री अपनी GDP कैलकुलेट कर रहा है, उसका पर्पज़ क्या है? देखो, इसी डेफिनेशन में ये बात समझ में आती है। जब हम GDP कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे मैंने माना कि मान लो 100 रुपये की वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ, इट मीन्स 100 रुपये की वैल्यू का प्रोडक्शन होने का मतलब है कि फैक्टर्स को इनकम जनरेट हुई है। फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको इनकम जनरेट हुई है। तो यानी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जो लेबर और अदर फैक्टर्स को इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम में कितना पार्ट जनरेट हुआ इस साल, उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करके हमें पर कैपिटा इनकम का डेटा मिल जाता है। सेकेंडली, अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी को दूसरे कंट्री की इकोनॉमी से कंपेयर करना है, यानी हमें अगर कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब दोनों कंट्री एक पर्टिकुलर डेटा कैलकुलेट करते हो विद द सेम मेथड। ऐसा ना हो कि हम जीडीपी कैलकुलेट करें, वो कोई और टर्म कैलकुलेट कर रहे हों, हमारा मेथड कुछ और हो, उनका मेथड कुछ और हो, तो डेफिनेटली हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कंपेयर करना है तो दोनों को सेम टाइप ऑफ डेटा एंड जितना हो सकता है वो सेम मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मेथड कुछ अलग था और इसीलिए हम मेथड को चेंज करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों कंट्री जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि विच कंट्री इज हैविंग मोर जीडीपी, इट मीन्स इन विच कंट्री द प्रोडक्शन इज हायर देन द अदर कंट्री। नाउ द थर्ड पॉइंट कि हम जीडीपी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हमने जीडीपी को कैलकुलेट किया, लेट्स से कि हमें पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गुड्स का प्रोडक्शन कम है और सर्विस सेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो टोटल वैल्यू आ रही है इसमें सर्विसेज का रोल ज़्यादा है लेकिन गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया में कम है। इट मीन्स हमें ये समझ में आएगा कि इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में गुड्स का रोल कितना है, मैन्युफैक्चरिंग का रोल कितना है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम ये समझ पाएँ कि किस सेक्टर का कितना रोल है, यानी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर हमें ये समझ में आ जाए, देन वी विल बी एबल टू डिसाइड पॉलिसीज़। सो पॉलिसी मेकिंग लेवल पर हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। फॉर दैट वी शुड रिक्वायर्ड द डेटा ऑफ ऑल सेक्टर्स एंड ऑल सेक्टर्स डेटा विल combinedly create the value of GDP. Great. Now पॉलिसी मेकिंग जो डेटा है, पॉलिसी मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, उसके लिए पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डेटा चाहिए। तो हम जब एग्रीकल्चर का सेक्टर देखेंगे कि एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। देन ओनली विल बी एबल टू इम्प्रूव द production in agriculture and the manufacturing sector particularly. So now दो जीडीपी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है। हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी में 1947 में हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा था, आज हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ गए हैं।
जैसे हम ये बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ फ्रीडम इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल ज़्यादा था, आज वो एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल कम और सर्विस सेक्टर इज़ प्लेइंग मेजर रोल। सो वो कैसे पता चला, हमने उसको पहले डेटा से कैलकुलेट किया, वैल्यू फाइंड करी और टोटल वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि वो इंडिया की जीडीपी है। सो जीडीपी का जो नंबर दिखता है, जो अराउंड इंडिया की जीडीपी अभी $4 ट्रिलियन से ज़्यादा है, वो एक साल में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू होती है। सो दिस इज़ द जीडीपी। हमें ये समझ में आया कि जीडीपी कैलकुलेट क्यों करते हैं, टू फाइंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस, टू क्रिएट बेटर पॉलिसीज, to compare the economy of India with another country, or to find out the factor income of all factors, how much employment is going to generate and what is the main reason that employment is not generating. So उन सब को फाइंड आउट करने के लिए हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना कंपलसरी होता है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ को मेज़र करना हो या कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले हमें जीडीपी के डेटा चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था वीडियो में कि हम ऑफिशियल सोर्स यूज़ करते हैं, तो पीआईबी की वेबसाइट पे जब ये जो न्यू चेंजेस आए, पीआईबी का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा इस वीडियो के लिंक में, इसमें ये भी दिया हुआ है कि जीडीपी कैलकुलेट क्यों हो रही है। तो जीडीपी गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर फार्मर्स, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी फॉर्म करती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, वो जीडीपी की डेटा के गाइड के बाद ही उनको ये समझ में आता है कि कौन सी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने चाहिए। सिमिलरली जो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता है तो पहले इकोनॉमी की कंडीशन देख रहा है, इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है, अभी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा हर्डल्स हैं। इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेने से पहले इकोनॉमी को जज करना चाह रहा है, उसके लिए उसको डेटा चाहिए और वो डेटा उसको जीडीपी के डेटा के साथ साथ अवेलेबल होते हैं। यानी इकोनॉमी में अभी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो उसे जीडीपी के डेटा से पता चल जाएंगे। अगर उसको लगता है कि मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर के बजाय मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो जीडीपी के कैलकुलेशन से उसको पता चल जाएगा। इट मीन्स द डेटा ऑफ जीडीपी विल हेल्प फॉर इन्वेस्टर फॉर द बेटर डिसीजंस। सो इन्वेस्टर को भी हेल्प हो रहा है उससे। एंड फाइनली इम्पैक्ट क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड द बोरोइंग कैपेसिटीज़। जो भी क्रेडिटर्स हैं लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज, वो किस सेक्टर में ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, किस सेक्टर में उनको ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करना चाहिए, बोरोअर्स को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कैसी चल रही हैं, इन सब पर इम्पैक्ट डालता है जीडीपी का डेटा। सो यू कैन से दिस इज़ ए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को समझना है तो उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें से एक इंडिकेटर जीडीपी की डेटा है। हम उससे ओवरऑल उस इकोनॉमी के सिचुएशन को समझ लेते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को समझ लेते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई जीडीपी शुड बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर बाय ईच कंट्री। नाउ अब हमें ये समझना है कि इंडिया में ये जीडीपी कैलकुलेट तो होती है, एनुअली कैलकुलेट हो रही है, एनएसओ एनुअली कैलकुलेट कर रहा है, डेटा भी पब्लिश होते हैं, बट हमें ये नई सीरीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यू सीरीज़? और न्यू सीरीज़ सुनने से नाम क्या समझ में आता है कि जब हम बोल रहे हैं न्यू सीरीज़ आ गई है, जो मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग डाला हुआ था न्यू सीरीज़, क्या मतलब है न्यू सीरीज़ का? देखिए, न्यू सीरीज़ में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, हम जब भी न्यू सीरीज़ लाते हैं तो हो सकता है हम कैलकुलेशन के मेथड में चेंजेस करें। धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है उसको अपने कैलकुलेशन के मेथडोलॉजी इम्प्रूव करनी होती है। एंड इट इज़ बेटर कि अगर हम अपनी मेथडोलॉजी को इंटरनेशनल कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं, जो ग्लोबली यूज़ होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, अगर हम उनके साथ अलाइन कर लें तो हमारी इकोनॉमी का अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमी से कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ और मेथड यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबली स्टैंडर्ड्स दूसरे फॉलो हो रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम बेटर सिचुएशन में है या हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब हो रही है, बिकॉज हमारे मेथड्स अलग चल रहे हैं। तो टू मेक इम्प्रूवमेंट्स इन द मेथड और टू अलाइन द मेथडोलॉजी विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, हमें न्यू सीरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने वीडियो में ही बोला कि जब बेस ईयर आउटडेटेड हो जाता है तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू अपडेट द बेस ईयर। तो हम न्यू सीरीज़ अगर जो इंडिया में आई है अभी, वो क्यों आई? क्योंकि हम बेस ईयर को चेंज करना चाह रहे हैं
हमें मेथड्स चेंज करने हैं। आप देखते होंगे जब आज से 50 साल पहले इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती थी और आज जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों का नेचर बहुत डिफरेंस हो गया है, बहुत उसमें चेंजेस आ गए हैं। आज हम लोग गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये माइक कैमरा सब यूज़ कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले ये सब नहीं होता था, या था भी तो एटलीस्ट एजुकेशन सेक्टर में नहीं था। ऐसी आपकी जो बेसिक आपकी जो लाइफ है उसमें भी आप देखते होंगे बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आप पिछले 1-2 डेकेड में देखते हैं कि इनका इन्वेंशन हुआ है, इनका कंजम्पशन बढ़ गया है। पहले वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। बट इससे फ़र्क क्या पड़ता है? एक तो फ़र्क पड़ेगा हमारी लाइफस्टाइल पर, दैट इज़ ए सेपरेट पार्ट। बट इकोनॉमिकली इससे चेंजेस क्या आएंगे? जिन चीज़ों को आज हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, वी शुड इनकॉर्पोरेट ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन द कैलकुलेशन। इट मीन्स वी हैव टू अपडेट द लिस्ट। जो गुड्स और सर्विसेज की जो लिस्ट है, जो जीडीपी में ऐड ऑन होती है, जिससे फाइनली हम टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं कि टोटल वैल्यू कितनी है इंडिया की, जो डिजिटल गुड्स आज अवेलेबल हैं उनको उस लिस्ट में ऐड ऑन करना चाहिए। और जो पहले लिस्ट थी जो अब आउटडेटेड हो गई, जो गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हों जिनको हम आज यूज़ नहीं करते लेकिन आज से 20-23 साल पहले यूज़ करते थे, उनको उस लिस्ट में से वहाँ से सबट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एडिशन और सबट्रैक्शन करना है, इसके लिए हमें टाइम पर सीरीज़ को अपडेट करना होता है, और हम जब नई सीरीज़ लाते हैं तो उसको न्यू सीरीज़ नाम दे दिया जाता है। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यू सीरीज़? हमें मेथड चेंज करने हैं, अपडेटेड मेथोडोलॉजी फॉर एस्टिमेशन, हमें बेस ईयर एडजस्ट करना है, जो मैंने बोला कि बेस ईयर चेंज करना है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी वीडियो में बोला, और इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सोर्सेज। जो कहाँ से डेटा हम पहले ले रहे थे उसमें अब क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या बेटरमेंट हो सकता है डेटा को कलेक्ट करने का तरीका, वो हमें ऐड ऑन करना चाहिए ताकि हम अपनी जीडीपी की कैलकुलेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच कर सकें। UNSNA एक टर्म है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग 2008, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग जो है, इसमें यूएन ने ये बताया है कि कैसे किसी कंट्री के नेशनल अकाउंट्स की एस्टिमेशन लगानी चाहिए। ये 2008 की गाइडलाइंस थी। अभी रिसेंटली ये गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं। अब SNA 2025 का यूज़ किया जाएगा ग्लोबल लेवल पर। बट इंडिया इस 2025 के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है टाइम लग जाए हमें, क्योंकि हम अभी इस सीरीज़ को अपडेट कर रहे हैं। जो जो रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो करेंगे, और फिर धीरे धीरे फाइनली हम 25 वाले जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने लग जाएंगे। तो अगर हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ग्लोबल रूल्स को फॉलो करना है, तो उसके लिए हमें न्यू सीरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हमें बेस ईयर चेंज करना है क्योंकि आउटडेटेड हो चुका है, तो हमें न्यू सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है। और इस न्यू सीरीज़ में जो मैंने बोला कि न्यू सीरीज़ जब आ जाएगी तो उससे इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट समझना है। लेकिन पहले हम नीड वाली बात जो कर रहे थे इसको पूरा कर लेते हैं। टू रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, क्या अभी करंट में स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हमें न्यू सीरीज़ चाहिए। टू इम्प्रूव द मेथोडोलॉजी, जो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है उसको ऐड ऑन करना है, मेथड्स जो इम्प्रूव करने हैं, और फाइनली हमें कवरेज और एक्यूरेसी, जिन सेक्टर्स को हम पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहे थे उनको उसमें ऐड ऑन करना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आपके घर के बाहर एक छोटी सी एक शॉप है, और मानो कि वो पर्सन चाय और कुछ टॉफ़ी मिठाई कुछ ऐसी चीज़ें बेच रहा है। उसकी जो इनकम आ रही है, वो इनकम या उसने जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी, वो पूरा प्रोडक्शन काउंट नहीं हो पाता है। या अगर हमारे घरों में कोई हाउस हेल्प है, उसकी जो सैलरी, उसकी इनकम है, वो पूरी तरह से काउंट नहीं हो पाती है। इनकम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं ऑफिशियली। तो इनफॉर्मल सेक्टर अगर काउंट नहीं होगा तो इट मीन्स वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द कंप्लीट डेटा। हमारा जो कवरेज है वो कम है, उससे एक्यूरेसी कम आएगी। तो न्यू सीरीज़ में हम कुछ ऐसा चेंजेस लाएं कि कवरेज को और इम्प्रूव किया जाए, एक्यूरेसी को और इम्प्रूव किया जाए, और फाइनली जीडीपी की जो कैलकुलेशन है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हमें शो करे और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। सो न्यू सीरीज़ का मतलब और न्यू सीरीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है, दोनों बातें हमने इसमें समझी।
अब हमें ये समझना है कि बार बार एक टर्म आ रहा है इसमें, बेस ईयर। तो हमें ये समझना है ये बेस ईयर होता क्या है, बेस ईयर क्यों यूज़ करना कंपलसरी है, एंड व्हाट इज़ द नीड कि अगर हम बेस ईयर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, और कब ये चेंज करना होता है। ये सारी बातें हम बेस ईयर की समझेंगे तो ही हम आगे के इसके जो चेंजेस हुए हैं जीडीपी की न्यू सीरीज़ में उनको समझ पाएंगे। तो अब बात करते हैं बेस ईयर पर। बेस ईयर एक रेफरेंस ईयर होता है, यानी बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिस ईयर के प्राइसेस को रेफरेंस मान करके या बेस मान करके हम जीडीपी में कितना चेंजेस आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात कि हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी दो तरह की कैलकुलेट होती है, और जीडीपी का जो फार्मूला है वो है कि एक साल में जितनी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन हुआ, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको पर्टिकुलर क्वांटिटी के या पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फाइनली उनका समेशन निकाल लेंगे तो हमें जीडीपी का डेटा मिल जाएगा, कितना इंडिया की जीडीपी हुई। अब जो जीडीपी कैलकुलेट करेंगे इसमें क्वांटिटी कौन सी है, जिस ईयर की जीडीपी कैलकुलेट हो रही है उस ईयर में जितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है। लेट्स से कि अगर हमें 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो इस ईयर में जितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ हम वो क्वांटिटी ले लेंगे और उस क्वांटिटी को, पर्टिकुलर उस गुड्स को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कौन सा प्राइस, यहाँ पर प्राइस दो हो सकते हैं। एक हम प्राइस बोलते हैं जो कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस, और दूसरे को बोलते हैं हम करंट प्राइस। जो कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट होगी वो कांस्टेंट प्राइस जिस ईयर के हैं, जो ईयर यूज हो रहा है उस ईयर को हम बोलते हैं बेस ईयर। मैंने माना कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो कांस्टेंट प्राइस जिस ईयर के हैं वो ईयर है 2011-12, जो हमारा प्रीवियस बेस ईयर था। अब तो हम नई सीरीज में चेंज कर चुके हैं, 22-23 आ गया। तो अगर हम कांस्टेंट प्राइस 2011-12 के लेंगे, इट मीन्स 11-12 के प्राइस हैं लेकिन क्वांटिटी करंट है। मैंने माना कि करंट में अगर इंडिया में 10 चेयर का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन 10 चेयर का प्राइस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस हमने 11-12 वाला लिया जो कि कांस्टेंट प्राइस है, और कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर के। करंट प्राइस मीन्स 25-26, जो 25-26 की हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी उस ईयर के प्राइस लेते हैं तो वो करंट प्राइस है। अब डेफिनेटली आप ये बात समझ गए होंगे कि 11-12 के जो प्राइस हैं वो तो बहुत कम होंगे और 25-26 के प्राइस तो बढ़ गए होंगे। इट मीन्स देयर इज ए रीज़न। क्या रीज़न है वो? इन्फ्लेशन। पिछले 11-12 से लेके अगर हम 25-26 तक आते हैं तो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गए हैं। इन 14-15 ईयर्स में जो प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, प्राइस हाइक हुआ होगा, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। हम वो इन्फ्लेशन एडेड करके जो डेटा ले रहे हैं वो करंट प्राइस वाले आएंगे। इससे इंडिया को दो तरह की जीडीपी मिल जाएगी। एक हम बोलते हैं रियल जीडीपी, दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी, एंड दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो रियल और नॉमिनल दो तरह की जीडीपी आ जाती। इसको रियल जीडीपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जीडीपी में तभी चेंज होंगे जब क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें प्राइस कांस्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी दोनों तरीके से चेंज हो सकती, या तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या प्राइस इंक्रीज हो जाए। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दो तरह की जीडीपी अब कैलकुलेट हो रही है। अब मैं जो आपसे बोल रहा था कि बेस ईयर आखिर है क्या, तो हमने यहाँ पर जो ईयर रेफरेंस में लिया 11-12, दिस इज कॉल्ड बेस ईयर। बेस ईयर क्यों यूज़ हो रहा है? ताकि हम रियल डेटा ला सकें, रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर सकें, जिसमें इन्फ्लेशन एडेड ना हो, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एडेड ना हो, इन्फ्लेशनरी डेटा उसमें ना हो। तो हम उसके लिए हम बोल रहे हैं कि हमने बेस ईयर यूज़ कर लिया। लेकिन ये बेस ईयर 11-12 ही होगा या 22-23 होगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे? और बेस ईयर जब हम डिसाइड कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसको भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बेस ईयर जो हम चेंज कर रहे हैं, ईयर कौन सा है एक तो वो ढूंढना है, लेकिन चेंज क्यों कर रहे हैं? आज अगर हम 25-26 की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो आज जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं वो हो सकता है उसमें से कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी हों जो पहले प्रोड्यूस ही नहीं होती थी। तो हमें बेस ईयर को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला
आज हम अलग लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, जो हम डिजिटलाइजेशन के एरा में आ गए हैं, जो पहले अवेलेबल नहीं था या उसका रोल बहुत कम था। तो जब गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो गया, तो हमें उस नेचर के अकॉर्डिंग उन गुड्स और सर्विसेज का प्राइस भी तो चाहिए ताकि हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सके। तो हमें बेस ईयर को अपडेट करना पड़ता है। अगर हम बेस ईयर अपडेट ना करें, लेट से थोड़ी देर के लिए माने हम बेस ईयर 1971 रख लेते हैं और जीडीपी हम 25-26 की कैलकुलेट करते हैं, इससे क्या डिफरेंस आएगा कि हम प्राइस तो ले रहे हैं 1971 के और क्वांटिटी ले रहे हैं करंट ईयर की। तो हम जब प्राइस 1971 के लेंगे तो जीडीपी का जो फाइनल नंबर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके वो तो कम आएगा। तो हम रीजन क्या देंगे कम क्यों आए, क्योंकि हमने प्राइस बहुत पुराने लिए हैं। ये तब के प्राइस ले रहे हैं जब मनी की वैल्यू ज़्यादा थी, तब इन्फ्लेशन कम थी, तब करेंसी के डिनोमिनेशन जो छोटे डिनोमिनेशन भी चलते थे। आज हम अगर 25-26 की जीडीपी कैलकुलेट करते समय प्राइस बहुत पुराने लेंगे तो जीडीपी का जो फाइनल नंबर है वो कम हो जाएगा। तो हमें जो करंट मनी की वैल्यू है, इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो रही है, जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जो नई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो गई हैं, उन सबको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बेस ईयर को टाइम टाइम पर चेंज करना चाहिए। इंटरनेशनल रूल्स और जो स्टैंडर्ड्स है वो कहते हैं कि बेस ईयर को एवरी 5 ईयर में चेंज कर देना चाहिए, हर 5 साल में बेस ईयर अपडेट हो जाना चाहिए। बट हम हमेशा ऐसा नहीं कर पाते हैं। लास्ट हमारा बेस ईयर 11-12 था, अब हमने जब 22-23 इसको चेंज किया है तो ऑलमोस्ट इतना हम कह सकते हैं कि 14-15 साल हमें लग गए बेस ईयर अपडेट करने में, बिकॉज बीच में कोविड आ गया और फिर गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है थोड़ी स्लो हो गई, तो इस वजह से बेस ईयर अपडेट करने में टाइम लगा। बेस ईयर अपडेट कौन हो करेगा और कैसे करेगा, तो एक एडवाइजरी कमेटी बना दी जाती जो नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एडवाइजरी कमेटी होती। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बेस ईयर चेंज होता है, एडवाइजरी कमेटी फॉर नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। और ये जो कमेटी है इसमें बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मेंबर होते हैं, मिनिस्ट्री के भी मेंबर होंगे और अलग कुछ इकोनॉमिस्ट को भी उसमें मेंबरशिप दी जाती है ताकि उनके भी ओपिनियन ले सकें। और एक बहुत सारा थिंक टैंक मिल करके एक बड़ा थिंक टैंक बन जाएगा जिनकी रिकमेंडेशन पर फाइनली बेस ईयर को अपडेट किया जाता है। अब जो मेन सवाल बनता है, मेन क्वेश्चन है कि बेस ईयर कौन सा ईयर होना चाहिए। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलें तो डेफिनेशन तो बोलती है कि बेस ईयर शुड बी ए नॉर्मल ईयर। लेकिन नॉर्मल ईयर का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझना है। नॉर्मल ईयर किसे कह रहे हैं यहाँ पर, देखो अगर हम बेस ईयर को चेंज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल इसमें मान के चलता हूँ, पुराना बेस ईयर 11-12 है, अब हमें चेंज करना है। चेंज करना है मतलब हमें जितना हो सकता है अपडेट करना है। हमें करंट ईयर, जिस ईयर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, मेरे एग्जांपल में 25-26, तो हम इस करंट ईयर के जितना नियर बाई रखेंगे बेस ईयर को उतना डेटा एक्यूरेट आएगा। जितना वो दूर होगा उतना ही वो डेटा पुराना माना जाएगा, और पुराना ही मतलब उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, शॉर्ट कमिंग्स होंगी जो IMF ने बोला। अब जो 25-26 का बेस ईयर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो बेस ईयर को करंट ईयर के अपडेट रखो। मैंने माना कि थोड़ी देर के लिए बेस ईयर 2020-21 रख लेते हैं। 2020-21 आप सबको पता है, इस 20-21 में कोविड-19 की प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज़ थे पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। ये वो टाइम है जब जीडीपी की ग्रोथ बहुत घट गई थी, इनफैक्ट वो नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी। तो जीडीपी की ग्रोथ अगर उस टाइम घट गई, प्राइसेस कम हो गए, प्रोडक्शन कम हो गया था, हम अगर ऐसे ईयर को बेस ईयर मानेंगे, इट मीन्स हम इस ईयर के प्राइस यूज़ करेंगे रियल जीडीपी की कैलकुलेशन में। रियल जीडीपी का फार्मूला, जीडीपी का फार्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो हम लेंगे करंट ईयर की, लेकिन प्राइस हम लेंगे रियल यानी बेस ईयर का। बेस ईयर हमने मान लिया 2020-21, इट मीन्स हम 20-21 का प्राइस यूज़ करेंगे 25-26 की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, वो जीडीपी कम आएगी, जो उसका फाइनल नंबर आएगा वो कम आएगा। और उसका रीज़न क्या माना जाएगा, जीडीपी तो ठीक आती लेकिन हमने कम इसलिए मिल रही है, कम डेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्राइस बहुत कम वाले लिए हैं और बेस ईयर हमने ख़राब ले लिया। इट मीन्स बेस ईयर ऐसा ईयर नहीं होना चाहिए जिस ईयर कोई हेल्थ इमरजेंसी हो, कोई पेंडेमिक जैसी कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, हमें उसे बेस ईयर नहीं मानना चाहिए। सिमिलरली मान लो कोई ऐसा ईयर हो जिस ईयर मॉनसून की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही हो, उस समय उस साल में रेन बहुत कम आई हो,
एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बहुत घट गया हो, तो अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन घट गया होगा मॉनसून के कम इफेक्ट की वजह से या अल नीनो ला लीना के इफेक्ट की वजह से, अगर हमने उसको बेस ईयर मान लिया तो अगेन जो जीडीपी का डेटा आएगा रियल जीडीपी वाला वो एक्यूरेट डेटा नहीं होगा। तो हमें ऐसा ईयर भी नहीं मानना चाहिए जिसमें रेन बहुत कम हो, लेकिन ऐसा ईयर भी ना हो जिसमें फ्लड आ गया हो। कोई ऐसा ईयर भी नहीं होना चाहिए जिस ईयर में इलेक्शन हुए हो, क्योंकि जिस ईयर में इलेक्शन हुए उस ईयर में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है ड्यू टू मोर पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग्स। कोई ऐसा ईयर भी नहीं होना चाहिए जिस ईयर में हमने युद्ध लड़ लिया हो, या हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ हो, या हमने किसी दूसरे कंट्री पर अटैक किया हो। इट मीन्स बेस ईयर के बारे में जो वर्ड यूज़ किया गया, बेस ईयर शुड बी ए नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब एक ऐसा ईयर जिस ईयर में इकोनॉमी ने नॉर्मल परफॉर्म किया हो, ना तो ग्रोथ अनएक्सपेक्टेडली बहुत बढ़ गई हो, ना ही मानसून के कम होने की व ख़राब होने की वजह से ग्रोथ बहुत घट गई हो, ना कोई हेल्थ इमरजेंसी हो, ना इलेक्शन हुए हो, या आप कहें कि ना उसमें हम कोई वॉर में इन्वॉल्व हों। एक नॉर्मल परफॉर्म करने वाला ईयर को बेस ईयर मानना होता है। तो बेस ईयर जो रिकमेंडेशन करने वाली जो एडवाइजरी कमेटी है वो क्या करती होगी, 11-12 से लेकर के, और हमने जब 25-26 में इसको चेंज करना है तब तक जितने ईयर बीच में आए हैं हर ईयर को इवेल्युएट किया जाता होगा कि विच ईयर शुड बी ए बेस्ट नॉर्मल ईयर। सब ईयर को आपस में कंपेयर किया जाता होगा, और हम कोशिश करते होंगे कि जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो जितना करंट ईयर के नियर बाई हो उतना बेटर है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में इसको कंपेयर करेंगे। लेट्स से कि हमने 22-23 को अभी बेस ईयर माना है, 22-23 इज द न्यू बेस ईयर, लेकिन 22-23 से पहले हमने 23-24 को भी देखा होगा, तो पता चला 23-24 के तो पूरे डेटा ही अवेलेबल नहीं है। फिर 21-22 को भी चेक किया होगा, उसमें कोविड था, उससे पहले 20-21 में भी कोविड था। तो ऐसे जब कंपेयर करते गए तो सबसे बेस्ट नॉर्मल ईयर जो मिला वो 22-23 मिल गया, एंड देन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द न्यू सीरीज और न्यू बेस ईयर। सो बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है। बेस ईयर क्या था? इट इज़ द रेफरेंस ईयर हुज प्राइस इज यूज टू कैलकुलेट द रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ मीन्स रियल जीडीपी, और हमें रियल जीडीपी के लिए कांस्टेंट प्राइस चाहिए। कांस्टेंट प्राइस हमेशा बेस ईयर के होते हैं। नाउ द बेस ईयर जब चेंज हो रहा है तो रीबेसिंग करने का पर्पज़ क्या है? देखिए, वाई जीडीपी बेस ईयर हैज़ बीन रिवाइज टू द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो इसमें बहुत सिंपल लिखा भी हुआ है, ये पीआईबी के डेटा है, पीआईबी की इन्फॉर्मेशन है कि रीबेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द बेस ईयर यूजिंग रिवाइज एंड इम्प्रूव्ड डेटा टू रिफ्लेक्ट द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। मैंने बोला ना कि जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, जो गुड सर्विस का प्रोडक्शन चेंज हुआ है, नेचर चेंज हुआ है, उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं करंट स्ट्रक्चर। और जो गुड्स और सर्विस अब प्रोडक्शन बंद हो गया है, वो आउटडेटेड हो गई हैं, उनका यूज़ नहीं होता है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन ये करने के लिए हम बीच में ऐसे रैंडमली कभी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें प्रॉपर एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस में ही हम ईयर भी चेंज करते हैं। तो बेस ईयर चेंज हो गया। द न्यू बेस ईयर सर्व्स द रेफरेंस पॉइंट फॉर एस्टिमेटिंग द जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट्स। जब बेस ईयर चेंज होता है तो और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेस ईयर को चेंज करना होता है, जैसे आईआईपी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और अदर इंडिकेटर्स जो हमारे हैं इकोनॉमी को इंडिकेट करने के लिए, परफॉर्मेंस को बताने के लिए, उनके बेस ईयर में भी चेंजेस आते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जीडीपी की बात करें तो आज हम बाकी इंडेक्स पे बात नहीं करेंगे। हमने जो बेस ईयर चेंज किया है, दिस इज की रिफॉर्म हैज़ बीन रिवीजन ऑफ द जीडीपी बेस ईयर 11-12 से लेके 22-23 कर दिया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बेस ईयर चेंज क्या हुआ और क्यों हुआ। देखिए, ये लिखा हुआ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द मोस्ट रिसेंट नॉर्मल पीरियड, मोस्ट रिसेंट। और यहाँ पे लॉजिक भी दिया हुआ है कि 19 से 21 तक कोविड था, 19-20, 20-21 में हैवीली इम्पैक्टेड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक विच टेम्पररली डिसऑर्टेड कंजम्पशन ट्रेंड्स एंड द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। उस समय इंडस्ट्री बंद हो गई थी, कंज्यूमर बेसिकली बहुत नेसेसिटी गुड्स का ही कंजम्पशन कर रहा था, तो हमें इकोनॉमी की रियल पिक्चर नहीं पता चलेगी। सो टू फाइंड आउट द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वी हैव टू टेक ए बेस ईयर विच इज़ ए नॉर्मल ईयर। तो बेस ईयर की डेफिनेशन मानी जाती है दिस शुड बी ए नॉर्मल ईयर, और उसी में सीपीआई और आईआईपी का बेस ईयर चेंज हो रहा है।
हम इस इंडेक्स पर आज बात नहीं करने वाले हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, अलाइन विद द यूएन बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हमें इकोनॉमिक चेंजेस लाने हैं, तो न्यू सेक्टर्स और कंजम्पशन पैटर्न जो है उनको समझना है कि क्या कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, और फाइनली डेटा जो कलेक्ट करने की प्रोसेस है उसको और बेटर करना है। ये बातें अभी हम और समझ लेंगे जो हम नए चेंजेस पे बात करेंगे कि फाइनली चेंजेस हुए क्या हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई है कि व्हाट इज़ बेस ईयर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द बेस ईयर, एंड 5 साल में चेंज होता है तो वो उसका एक टाइम पीरियड है, ऑल्दो हम उस एग्जैक्टली टाइम पीरियड को फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेन बात था कि बेस ईयर कौन सा ईयर होगा, ये डिसाइड कैसे होता है। सो आई थिंक इट इज़ ए क्लियर पिक्चर नाउ दैट बेस ईयर शुड बी ए नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट जितने भी उस टाइम के अवेलेबल ईयर्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, देन ओनली वी कैन डिसाइड विच इज़ ए मोस्ट नॉर्मल पीरियड ऑफ द ईयर। सो दिस इज़ कॉल्ड बेस ईयर। अब हम बात करते हैं कि बेस ईयर तो हमने समझ लिया। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स हमें अब समझना है कि ये जो नए सीरीज में चेंजेस आए तो ये चेंजेस क्यों आए, और चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्यों का तो हमने रीज़न समझ लिया। पीआईबी की न्यूज़ के हिसाब से लिखा है कि रीडिफाइनिंग द ग्रोथ, इंडियाज़ रिवाइज्ड जीडीपी एस्टीमेट्स एंड द न्यू मेजरमेंट फ्रेमवर्क। और फिर इसी से रिलेटेड न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, ए रिवीजन ऑफ जीडीपी एंड इम्प्लीकेशंस, कि जीडीपी को अगर हमने इसमें नया रिवीजन किया है तो इससे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इकोनॉमी पर, उसको लेकर के आर्टिकल दिया हुआ था। मैं ये आर्टिकल्स और पीआईबी के जो पीडीएफ में जो उसका छोटी सी कटिंग शो कर रहा हूँ आपको, इसका फुल पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा, आप उसको एक बार रीड भी करिए, सो दैट अगर आप डिटेल में समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और उससे रिलेटेड कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम देखते हैं कि की चेंजेस क्या हैं, और मैंने इनिशियली बोला था इन की चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट 2 टर्म है, डबल डिफ्लेशन विच इज़ रिलेटेड टू डिफ्लेटर, एंड सेकेंड इज़ सप्लाई एंड यूज़ टेबल। उन दोनों को समझेंगे तो हमें वो की चेंजेस ज़्यादा बेटर समझ में आ जाते हैं। सो इन द न्यू चेंजेस लेट अस फाइंड कौन कौन से पॉइंट उसमें ऐड हुए हैं, क्या न्यू चेंजेस आए हैं उसमें। देखिए, सबसे पहले तो न्यू सीरीज़ को हम इस 4-5 जो भी 7-8 ये पॉइंट हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जो नए चेंजेस आए हैं उसमें एक तो लिखा है सेपरेशन ऑफ मल्टी एक्टिविटी एंटरप्राइजेस। एक एक करके ज़रा इनको समझते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन या कोई एक फैमिली या एक हाउस होल्ड मल्टीपल टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। वो एक पर्टिकुलर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ सर्विसेज भी जनरेट कर रहे हैं, और कोई थर्ड इनकम का सोर्स भी है। जब कोई एंटिटी मल्टीपल टाइप की एक्टिविटी करे या मल्टीपल इनकम जनरेट करे तो उससे डेटा कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, या कहें कि वहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज दिखती हैं डेटा में, और अगर डेटा ठीक नहीं होगा तो फाइनली कैलकुलेशन जीडीपी की सही नहीं आएगी। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ मल्टी एक्टिविटी किया जाएगा कि अलग अलग एंटरप्राइजेस हों, ताकि सेपरेशन उसका हो जाए और उससे हम सेपरेट डेटा को कलेक्ट कर दिया जाए, जिससे जो डेटा में मिसमैच था या कोई डिस्क्रिपेंसीज थी तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो उसको सॉल्व किया जाएगा इस पूरे नई सीरीज़ में। सेकेंड, यहाँ लिखा है कि एक्सपेंडेड कवरेज ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में कहा था, जैसे घरों में जो हाउस हेल्प है उसकी इनकम कितनी है उसके एस्टीमेट लगाए जाते थे प्रॉक्सी बेसिस पर, लेकिन उसका एग्जैक्ट डेटा नहीं आ पाता था। अब उस डेटा को इम्प्रूव किया जाएगा, उस डेटा कलेक्शन की प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, मेथड उसका चेंज करेंगे। अब यहाँ मन में एक क्वेश्चन आता है वो डेटा कलेक्ट होगा कैसे, तो अभी मैं बताऊँगा डेटा कलेक्शन के सोर्सेज कौन कौन से होंगे, लेकिन पहले इन पॉइंट्स को एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, जो किसी सिस्टम के थ्रू जिसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, उस सेक्टर की डेटा कलेक्ट करने की प्रोसेस इंप्रूव होगी। अगर उसका डेटा आ जाता है तो ऑब्वियसली हमारा जीडीपी का साइज़ जो एक्चुअल है वो दिखेगा, जो रियल डेटा है वो इम्प्रूव होंगे और रियल डेटा शो भी होंगे कि कितना इकोनॉमी का रियल डेटा है। थर्ड पॉइंट है डबल डिफ्लेशन, इसको हमें समझना है। देखिए, जनरली मैंने नोटिस करा मेरे पास जब क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स के कि डबल डिफ्लेशन कोई समझा नहीं रहा है कि सर ये क्या है। डिफ्लेशन तो समझ में आता है, तो हम इस वीडियो में डबल डिफ्लेशन को थोड़ी देर में अभी क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे बस अभी नाम देख करके पहले इनको कंप्लीट करते हैं, देन वी विल बी डिस्कसिंग डबल डिफ्लेशन क्या होता है। फोर्थ वन इज अडॉप्शन ऑफ प्रोपोर्शनल डेंटन बेंचमार्किंग मेथड।
देखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल आप ना ही समझे तो बेटर है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल मेथड है इकोनॉमिक्स का। डेंटन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, कनाडा के इकोनॉमिस्ट थे, कैनेडियन। उन्होंने एक मेथड दिया था जिसको बाद में IMF ने अडॉप्ट कर लिया। इसमें मैथमेटिकली जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा और लो फ्रीक्वेंसी डेटा के बीच में जो मिसमैच होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, जो यहाँ पे लिखा है कि हम नई सीरीज़ में अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स जो हाई फ्रीक्वेंसी कभी कभी बहुत ग्रोथ दिख जाती है, कभी ग्रोथ बहुत कम दिखती है, ये जो वॉलेटिलिटी है इसके रीजंस क्या हैं और उसमें किस वजह से आ रहा है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे न्यू सीरीज़ में। इन द फिफ्थ पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ अपडेटेड रेट्स एंड रेशियोज़। बहुत सारे रेट्स और रेशियोज़ यूज़ होते हैं GDP की कैलकुलेशन में। उन रेशियोज़ रेट्स को हम इम्प्रूव करेंगे, उनको अपडेट करना होगा हमें नई सीरीज़ में, सो दैट हमारा जो GDP का नंबर है वो फाइनली रियल नंबर हमें दिख पाएगा। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ GST एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। जब इंडिया में GST इम्प्लीमेंट हो गया, GST इज़ ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और GST इम्प्लीमेंट होने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन पर तो जो भी इम्पैक्ट पड़ा हो वो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन GST इम्प्लीमेंट होने के बाद जो हमारा डेटा कलेक्शन का मेथड है वो इम्प्रूव हो चुका है। अब ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन और एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी फर्म हैज़ टू टेक ए GSTIN नंबर, और उसके थ्रू सरकार को ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फर्म में कितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे हमारा डेटा एनहांस हो जाएगा, डेटा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और डेटा इम्प्रूवमेंट होने से GDP का जो कैलकुलेशन है वो और इम्प्रूव हो सकता है। तो वो न्यू सीरीज़ का पार्ट है। अडॉप्शन ऑफ COI COP, ये क्या चीज़ है? तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने PDF भी आपके साथ अटैच किया है, जो वीडियो के साथ भी हम अटैच करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द पर्पज। ये अकॉर्डिंग टू द पर्पज जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये एक मेथड है जिससे ये पता चलता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्चुअल में कितना हो रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना कंजम्पशन कर रहा है, फाइनल कंजम्पशन पर कितना उसका एक्सपेंडिचर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द पर्पज। उसको अडॉप्ट करने से हमें रियल में जो कंजम्पशन पर खर्च होने वाला मनी है उसकी जानकारी मिलेगी, और उससे फिर हम GDP को कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। और लास्ट में बेटर इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई एंड यूज टेबल्स। ये भी हमें समझना है कि सप्लाई एंड यूज टेबल क्या होती है। तो अब इस डबल डिफ्लेशन और सप्लाई एंड यूज टेबल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने चेंजेस किए हैं, इन चेंजेस के सोर्स क्या होंगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट होगा ये। तो इसमें 4 सोर्स को हाईलाइट किया गया है। एक, एनुअल सर्वे दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन अनइनकॉर्पोरेटेड यानी नॉन रजिस्टर्ड जो एंटरप्राइजेज हैं। कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसी फर्म हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन वो प्रोडक्शन कर रही हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर कह दो या इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर कह दो, उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए एनुअल सर्वे होगा। उस एनुअल सर्वे से डेटा कलेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट एनुअल लेवल पर पीरियोडिक लेबर सर्वे पहले से ही कर रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये ऑलरेडी चलता रहता है। 2017 के आसपास ये स्टार्ट हुआ। पहले ही 5 साल का होता था, बाद में इसको एनुअल लेवल पर कर दिया गया। इससे लेबर फोर्स का डेटा मिल जाता है, कितना लेबर कैजुअल लेबर है, कितना रेगुलर लेबर की तरह इनकम जनरेट करता है लेबर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना है, रूरल एरिया में लेबर कितना है, अर्बन एरिया में कहाँ लेबर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना लेबर है। इस तरीके से हमें लेबर फोर्स का जब डेटा मिलता है तो उससे ये पता चलेगा कि कितनी इनकम जनरेट हो रही है और लेबर किस सेक्टर में प्रोडक्शन कर रहा है। थर्ड, GST जो मैंने बोला अभी, GST से सरकार को डेटा मिल जाता है कि किस फर्म में कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सप्लाई जनरेट हो रही है, तो वो सप्लाई का डेटा यहाँ से मिल जाएगा। और फोर्थ वन इज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ हाउस होल्ड एंड द फर्म। तो गवर्नमेंट के थ्रू कितना उसमें एक्सपेंडिचर हो रहा है वो डेटा ऑनलाइन सिस्टम मॉनिटरिंग के तहत हमें मिल जाता है। और उसमें ये पता चलेगा कितना एलोकेशन हुआ बजट में, कितना डिसबर्समेंट हो गया, कितना उसमें से फाइनली कंज्यूम हो चुका है, ये सारा डेटा मिल जाएगा। तो एक्चुअल में आप कह सकते हो कि न्यू सीरीज़ में जो डेटा कलेक्शन की प्रोसेस है यानी सोर्स, और डेटा को यूज़ करने के मेथड, जिसमें अभी हमने देखा नाम जो लिखा था डबल डिफ्लेशन या डेंटन बेंचमार्किंग मेथड, तो मेथड भी चेंज कर रहे हैं और डेटा कलेक्शन का सोर्स भी इम्प्रूव हो रहा है। इससे GDP के एस्टीमेट्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। वो पहले से
उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज होंगी वो कम हो जाएंगी। तो हमारा पर्पस जीडीपी को नंबर को इम्प्रूव करना नहीं है, पर्पस है मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करना, ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकें। और मैंने अभी दिखाया आपको, आईएमएफ ने जो रेटिंग दी थी, सी ग्रेड दी, हम उस ग्रेड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये नए चेंजेस किए जा रहे हैं। और दीज चेंजेस आर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, जो यूएन के 2008 के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इन्हीं चेंजेस में जो टर्म था वो समझेंगे। एक और लाइन यहाँ पे देखें कि एक्सपेंडेड कवरेज ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर कैसे आएगा। तो उसमें यूज़ ऑफ एनुअल सर्वे हो रहा है, जो उस एनुअल सर्वे में PLFS भी है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी है। डायरेक्ट एंड अपडेटेड एस्टिमेशन विल बी कैरिड एवरी ईयर। अलग अलग तरीके के सर्वे और अलग अलग तरीके के मेथड यूज़ करके हमारा टारगेट है कि जो अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई पर्सन है जो छोटा सा एक ठेला लगा रहा है, कोई पर्सन है जिसने चाय की दुकान खोल रखी है, या हाउस होल्ड में कोई हेल्प काम कर रहा है, उनके डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश होगी। वो इनफॉर्मल सेक्टर जितना ज़्यादा इसमें इनकॉर्पोरेट होगा, डेटा की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब इस पूरी प्रोसेस में हमें एक टर्म मिला था, डबल डिफ्लेशन। तो हम उस डबल डिफ्लेशन को समझेंगे, और डिफ्लेशन से जुड़ा हुआ ही एक टर्म है डिफ्लेटर। तो डबल डिफ्लेशन या डबल डिफ्लेटर क्या है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, डबल डिफ्लेशन समझने से पहले ये डिफ्लेशन जो टर्म है इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। और डिफ्लेशन से ही बना है डिफ्लेटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दो टर्म बताए थे, एक था रियल जीडीपी और दूसरा टर्म था नॉमिनल जीडीपी। तो ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा ही होगी। नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा होगी रियल जीडीपी से। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हमने करंट ईयर के प्राइस यूज़ किए हैं, वाइल इन द रियल जीडीपी वी आर यूजिंग कांस्टेंट प्राइस, और वो कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर के हैं। तो नॉमिनल जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा आते हैं। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडेड है, यानी जो प्राइस हाइक हुआ बेस ईयर और करंट ईयर के बीच में, वो प्राइस हाइक नॉमिनल जीडीपी में ऑलरेडी एडेड है। हमें उस प्राइस हाइक को वहाँ से हटाना है, यानी इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को एडजस्ट करना है। उस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को एडजस्ट करने के लिए हम डिफ्लेटर यूज़ करते हैं, और डिफ्लेटर इज़ ए रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। उन दोनों के रेशियो से डिफ्लेटर आ जाता है। ये एक वैल्यू निकल के आ जाएगी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो से। उस डिफ्लेटर से हमें ये पता चला कि इन्फ्लेशन के प्राइस को हटा दें, इन्फ्लेशन के जो प्राइस हाइक हुआ, जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई, उसके इम्पैक्ट को अगर हम एडजस्ट कर दें तो दोनों जीडीपी में क्या रिलेशन आ रहा है। अब ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है तो हमने डिफ्लेटर यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत क्या आती है, अभी तक हम लोग सिंगल डिफ्लेटर यूज़ कर रहे थे। सिंगल डिफ्लेटर का मतलब, जो हमने जीडीपी कैलकुलेट करी, जीडीपी मीन्स एक साल का टोटल आउटपुट, और यहाँ भी नॉमिनल जीडीपी, ये भी एक साल का टोटल आउटपुट, बस प्राइस का फ़र्क है। तो हमने जो आउटपुट के प्राइस इंक्रीज़ हुए थे, आउटपुट के प्राइस जो इंक्रीज़ हुए, यानी जो आउटपुट में इन्फ्लेशन है, उसको यहाँ पे डिफ्लेटर से एडजस्ट कर दिया कि प्राइस हाइक कितना हुआ, हमने उसको एडजस्ट कर दिया। लेकिन आईएमएफ के जो नॉर्म्स हैं वो कहते हैं कि हमें डबल डिफ्लेटर यूज़ करना चाहिए, डबल डिफ्लेशन यूज़ करना चाहिए। इट मीन्स इनपुट के प्राइस में जो हाइक हो रहा है और आउटपुट के प्राइस में जो भी हाइक हो रहे हैं, उनको सेपरेट डिफ्लेट करना चाहिए। इनपुट का प्राइस पिछले 10-12 साल में जो भी इंक्रीज़ हुआ, 10-12 साल में बोल रहा हूँ बेस ईयर से, तो इनपुट के प्राइस में जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसको अलग से उसमें डिफ्लेटर लगाओ, और आउटपुट के प्राइस में एक सेपरेट अलग से डिफ्लेटर लगाओ। तो दो बार डिफ्लेशन यहाँ पे यूज़ करनी है, इसीलिए इसको डबल डिफ्लेशन या डबल डिफ्लेटर कहा गया। पहले हम क्या करते थे, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि लेट से कि यहाँ रियल जीडीपी आई, मान लेते हैं 100 रुपये, और नॉमिनल जीडीपी की किसी कंट्री की आ रही 130। ठीक, ये 130 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं, ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर डिफ्लेटर एडजस्ट कर लेते थे, प्राइस जो इंक्रीज़ हुआ उसको डिफ्लेशन लगा के नॉमिनल मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस अपने आप कम हो जाएगा, दोनों का एक रेशियो निकल के आ जाएगा। लेकिन ये हमने जो रियल जीडीपी का 100 रुपये लिखा है या 130 लिखा है, ये आउटपुट की वैल्यू है। हमने इसमें ये नहीं देखा कि इनपुट्स भी तो महंगे हुए होंगे,
कितने महंगे इनपुट्स हुए, उसमें बीच में वैल्यू एडिशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, या फाइनली आउटपुट ही महंगा हुआ, हमने अलग अलग कैलकुलेट नहीं किया। तो आईएमएफ कहता है कि आपको इसमें डबल डिफ्लेटर यूज़ करना चाहिए। इनपुट कितना हाइक हुआ उसको अलग से कैलकुलेट करो, इसके लिए डिफ्लेटर वहाँ भी लगाओ। आउटपुट कितना इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिए अलग से डिफ्लेटर लगाओ, और इसीलिए इसका नाम है डबल डिफ्लेशन। आईएमएफ का लॉजिक ऐसा इसलिए करना चाहिए, डबल डिफ्लेशन इसलिए ऐड लगाना है ताकि हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएँ कि इन्फ्लेशन इनपुट में ज़्यादा थी या आउटपुट में ज़्यादा थी, या जो वैल्यू एडिशन है वो कम हुआ ज़्यादा हुआ। एग्जैक्ट डेटा हमें चाहिए, एक्यूरेट डेटा चाहिए, किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इनपुट और आउटपुट को अलग अलग डिफ्लेट करना कंपलसरी है। तो दोनों को अलग अलग डिफ्लेट करना यानी 2 बार करना है, इसीलिए ये टर्म यूज़ किया गया डबल डिफ्लेशन। और देखो यहाँ डिफ्लेटर की डेफिनेशन दिख रखी है, ए डिफ्लेटर एम्स टू ब्रेक डाउन एनी चेंजेज इन द प्राइस इनटू ए प्योर प्राइस। प्योर प्राइस मतलब बेस ईयर का प्राइस, और एनी चेंजेस जो कि करंट ईयर में प्राइस हाइक हो गया, उन दोनों के बीच में चेंजेस जो थे बिटवीन 2 टाइम पीरियड्स फॉर लाइक प्रोडक्ट। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो बेस ईयर में प्राइस था और जो करंट ईयर में प्राइस है, तो डेफिनेटली करंट ईयर का प्राइस ज़्यादा होगा, तो हम उसको डिफ्लेट कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेटर। ये डिफ्लेटर से हम उसको डिफ्लेट कर देते हैं। लेकिन अब डबल करेंगे क्योंकि आउटपुट का प्राइस और इनपुट का प्राइस दोनों को अलग अलग डिफ्लेट करना कंपलसरी कर दिया। तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर पता चलेगी हमारी इकोनॉमी की कि रियल में इकोनॉमी में हुआ क्या है। क्या आउटपुट के प्राइस में ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, या इनपुट ही महंगा था, या वैल्यू एडिशन जो हुआ बीच में उसके प्राइस ज़्यादा थे। तो एग्जैक्ट सिचुएशन समझने के लिए डबल डिफ्लेटर यूज़ किया जा रहा है। ये एक बड़ा चेंज है इकोनॉमी में, क्योंकि अभी तक बहुत लिमिटेड कंट्री ही डबल डिफ्लेटर यूज़ कर रहे थे। तो इंडिया भी अब उसमें से एक हो जाएगा, यानी इंडिया का भी उसमें नाम ऐड ऑन हो जाएगा, तो डबल डिफ्लेशन यूज़ होगी। ये अलग से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इसका आ सकता है कि व्हाट इज़ डबल डिफ्लेशन, और नो डाउट जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। सेकेंडली, हम बात कर रहे थे बीच में, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि सप्लाई यूज़ टेबल समझना है, सप्लाई एंड यूज़ टेबल। अब इसको भी ज़रा कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये चाहिए कि एक कंट्री का एक साल में प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू कितनी आई। उस प्रोडक्शन की वैल्यू को हम थोड़ा एक साइकिल को पहले समझ लेते हैं ताकि हम इस सप्लाई यूज़ टेबल की बात को पूरा कर पाएँ। किसी भी फैक्ट्री में सबसे पहले इनपुट आता है। फैक्ट्री में पहले कुछ इनपुट्स आए, फैक्ट्री उसको कुछ प्रोसेस करती है, यानी वैल्यू एडिशन होता है। उस वैल्यू एडिशन के बाद आउटपुट रेडी हो जाता है, और आउटपुट रेडी होने के बाद कंज्यूमर उसको घर पे जाके कंज्यूम कर लेता है, राइट। अब यहाँ इनपुट से फैक्ट्री में इनपुट पहुँचे, एक प्रोसेस हुई जिसको हम वैल्यू एडिशन बोल देते हैं, और इस वैल्यू एडिशन के बाद आउटपुट क्रिएट हुआ और फाइनली कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। इस पूरी प्रोसेस में हमें सप्लाई एंड यूज़ टेबल का इम्पैक्ट देखना है और उसको समझना है। ये भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट हम इसको थ्योरी में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि इनपुट की सप्लाई है 10 गुड्स, यहाँ पे इनपुट सप्लाई हुए, लेकिन जब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो उसने 9 ही गुड्स कंज्यूम किए। या आप ऐसे कह दो कि 10 गुड्स की जो वैल्यू थी वो 100 रुपये थी, लेकिन कंज्यूमर कहता है मैंने तो 90 रुपये का कंज्यूम किया। तो इन दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसीज दिखती थी, दोनों डेटा मैच नहीं करते थे। अब क्या किया जाएगा, एक सप्लाई टेबल होगी। सप्लाई टेबल में आएंगे कि कौन कौन से इनपुट सप्लाई किए गए, और फिर यूज़ टेबल यानी कंज्यूमर ने कौन कौन से आउटपुट यूज़ किए। तो डेफिनेटली मैच करना चाहिए कि सप्लाई अगर मान लो 1 से लेकर 10 तक 10 गुड्स की सप्लाई की गई है, उसकी पर्टिकुलर हर गुड्स की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी। ऐसी जब कंज्यूमर यूज़ करेगा तो वो भी 10 गुड्स को यूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 गुड्स सप्लाई हुई है, उनकी भी कुछ वैल्यू होगी। तो ये 1 to 10 गुड्स सप्लाई टेबल में और 1 to 10 गुड्स यूज़ टेबल में मैच करनी चाहिए। अगर ये फाइनल सप्लाई वाली वैल्यू और यूज़ वाली वैल्यू मैच करती है, और बीच में आप कहोगे कि सर बीच में वैल्यू कैसे मैच करेगी, तो डेफिनेटली बीच में यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रहा है, उस वैल्यू एडिशन को वहाँ से अलग किया जाएगा, तो सप्लाई टेबल और यूज़ टेबल मैच कर जाएगी।
अगर ये पता चल जाए कि जो शुरू की 10 गुड्स थी वो स्टार्टिंग में सप्लाई की गई थी 100 रुपये की, लास्ट में उसको कंज्यूमर अगर कंज्यूम करता है और कंज्यूमर कहता है कि मैंने तो 9 गुड्स कंज्यूम करी है, इट मीन्स वो मैच नहीं हो रहा, तो कहीं बीच में डेटा की डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो सप्लाई एंड यूज टेबल का पर्पज़ है डेटा में जो मिसमैच था, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, जो डिस्क्रिपेंसीज थी, उनको शॉर्ट आउट करना। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे इंटरमीडिएटरीज गुड्स हैं या जो फाइनल गुड्स हैं उसकी हमें क्लियर पिक्चर पता चलेगी। जीडीपी की कैलकुलेशन में ओनली फाइनल गुड्स यूज़ होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू भी ऐड ऑन हो जाती है, जिससे जीडीपी का डेटा ज़्यादा आ जाएगा। और कभी कभी फाइनल गुड्स की वैल्यू कम दिख रही होती है क्योंकि मिसमैच है, तो जीडीपी कम ग्रोथ दिखेगी। तो हमें एक्चुअल पिक्चर जानने के लिए सप्लाई एंड यूज टेबल का इसको इनकॉर्पोरेट करना, इस मेथड को। तो इस न्यू सीरीज़ में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, ये भी इसका एक बड़ा चेंज है। तो मेरे हिसाब से डबल डिफ्लेशन यानी डबल डिफ्लेटर और दूसरा सप्लाई एंड यूज टेबल, ये दोनों इस नई सीरीज़ के बड़े चेंजेस हैं। थर्ड वन जो इस चेंजेस में था कि हम इनकॉर्पोरेटेड, जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कह सकते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करने की प्रोसेस भी और इम्प्रूव हो रही है। तो अब जीडीपी के जो डेटा आएंगे, फाइनल डेटा जब नेक्स्ट ईयर हमें मिलेंगे, तो जीडीपी में हमें एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा ड्यू टू दीज न्यू सीरीज़ एंड दिस मेथोडोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं। अब हम जरा इसको एक बार फाइनली कंक्लूजन की तरफ ले चलते हैं। तो ये जो सप्लाई एंड यूज टेबल जो था, इससे क्या होने वाला है, SUT integrates into the national account system, ensure consistency between supply and the use of goods and services, reduces the gap between output and the expenditure GDP estimates। क्योंकि आउटपुट कुछ और आ रहा था, एक्सपेंडिचर कुछ और हो रहा है, सप्लाई किसी और चीज़ की हुई है, तो जो गैप था, जो मिसमैच था, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के लिए सप्लाई एंड यूज टेबल का अब इस मेथड का यूज़ किया जाएगा इस पूरी जीडीपी की कैलकुलेशन में। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये जीडीपी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फाइनली अगर हम इसको कंपेयर करें कि प्रीवियस सीरीज़ जो थी उसमें बेस ईयर था 11-12 और नई सीरीज़ है उसमें बेस ईयर है 22-23, तो और क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर। अब GVA क्लासिफाइड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ को सेपरेट किया गया, जो मैंने बताया था। सर्वे होंगे बहुत सारे जिससे डेटा कलेक्ट होगा, जिसमें अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर भी है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी है, उससे डेटा कलेक्ट करेंगे, जिससे हमें इनफॉर्मल सेक्टर को इन्वॉल्व करना आसान हो जाएगा, उसके ज़्यादा बेटर डेटा आएंगे। थर्ड वन इज़ डबल डिफ्लेशन यूज़ हो रहा है। देन डेंटन बेंचमार्किंग, जो मैंने कहा मैथमेटिकल मेथड होता है, और अपडेटेड रेट्स हैं, GST इसमें इन्वॉल्व हो गया, पर्पज़ के हिसाब से जो कंजम्पशन हो रहा है उस मेथड को इन्वॉल्व कर दिया, और फाइनली सप्लाई एंड यूज टेबल का इंटीग्रेशन कर लिया गया। तो प्रीवियस मेथड से बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा नई सीरीज़ में। और जब नई सीरीज़ को कैलकुलेट किया गया तो इसमें जो डेटा दिख रहे हैं 2024-25 की अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए पुरानी वाली सीरीज़ से, उसमें पता चला 7.1% जीडीपी में ग्रोथ दिख रही थी। लेकिन जब इसको नई सीरीज़ से कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये 7.6% के आसपास आ रहा है। ये सेकेंड रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन देन सेकेंड रिवीजन। तो जीडीपी में चेंजेस दिख रहे हैं। और वो चेंजेस क्यों? क्योंकि डेटा कलेक्शन में अब हमने मेथड्स चेंज कर दिए हैं। और अगर हम फाइनली ये देखें कि हमारी इकोनॉमी पर इससे अब क्या इम्पैक्ट आएंगे, तो डेफिनेटली मोर एक्यूरेट जीडीपी एस्टीमेट्स आने लगेंगे। इम्प्रूव्ड डेटा सोर्स होंगे, तो डेटा सोर्स इम्प्रूव होने के साथ साथ हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाएंगे। पॉलिसी मेकिंग बेटर हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जीडीपी कैलकुलेट ही क्यों करते हैं, जीडीपी के डेटा की हेल्प से हम पॉलिसी इंप्रूव करते हैं, अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं कि स्ट्रक्चर पता चल जाए तो प्रॉब्लम पता चल जाएगी, और प्रॉब्लम पता है तो पॉलिसी इंप्रूव हो पाती है, पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है इंप्रूव होती है, वो इम्प्रूवमेंट आएंगे। और अब हम जो इमर्जिंग सेक्टर हैं उनको कवर कर पाएंगे, और फाइनली हमारी जो स्टैटिस्टिकल क्रेडिबिलिटी है ग्लोबल लेवल पर वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है वो थोड़ा सुधर जाएगा। और इससे एक बात और भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहले जो हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे, इट मीन्स वो कंप्लीट नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही थी। इसमें गवर्नमेंट की या किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की गलती नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीडीपी की कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है। बट
स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करना, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स उनको फॉलो करना डेफिनेटली वो होना तो चाहिए। हम थोड़ा लेट ही सही लेकिन फाइनली स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने की तरफ जा रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि फ्यूचर में हमें SNA जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2025 है उनको भी इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगले 2-3 साल में कुछ और भी चेंजेस आएंगे जहाँ पे ये इनको इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी। और अब फाइनली हम ये समझते हैं कि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम में GS3 में 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि जो GDP हम कैलकुलेट कर रहे थे बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015 कौन कौन से हमने कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी में चेंजेस लाए थे। ये क्वेश्चन है 2021 का, लेकिन बात पूछ रहा है कि हमने जो पिछला बेस ईयर चेंज किया था, इससे पहले बेस ईयर होता था 4-5, तो हमने बेस ईयर चेंज करके नया किया था 11-12। तो जब ये बेस ईयर चेंज किया तो कौन कौन से मेथड्स चेंज हुए। खाली ये नहीं पूछता यूपीएससी कि आपसे बेस ईयर क्या चेंज हुआ, वो बहुत छोटा सा एक नंबर का फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, वो यूपीएससी नहीं पूछ रहा। और मेरे ख्याल से किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट PCS हो या यूपीएससी हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसके मेथड्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो वो काम के हैं। जब ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है, फ्यूचर में सेम तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकता है कि जो हम चेंज कर रहे हैं उससे हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे, वो इकोनॉमी में चेंजेस जो किए जा रहे हैं GDP की न्यू सीरीज़ में वो क्यों किए गए हैं, या उसमें से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जैसे डबल डिफ्लेशन या SUT ऐसा कुछ पूछ सकता है। और डबल डिफ्लेशन SUT तो प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, जो नेक्स्ट ईयर अगर आपको एग्ज़ाम देना हो तो मेरे ख्याल से आपको ये न्यू सीरीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी। और इस न्यू सीरीज़ के थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश की कि हमारी GDP में अब क्या चेंजेस आए हैं, स्पेशली मेथड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से हम फ्यूचर में भी आगे आपको ऐसे नए टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। जो हमारा इकोनॉमिक इश्यूज़ का हमने प्रोग्राम शुरू किया, हम कोशिश करते हैं कि एक वीक में एटलीस्ट आपको 2 टॉपिक पर कुछ कंटेंट मिल जाए, सो दैट आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहे। और आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये जो जितना भी कंटेंट हो, जो भी हम डेटा यूज़ करें या जो भी कंटेंट यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब ऑफिशियल सोर्स या कुछ ऑथेंटिक सोर्स का ही प्रयोग इसमें किया जाए। तो फिर फाइनली हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और इंडिया की न्यूज़ सीरीज़ की जो GDP है ये आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। इसके लिए जो नेसेसरी PDF है वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच करा दूंगा। आप उस PDF को डाउनलोड करके डिटेल में भी अगर चाहें तो और उसको रीड कर सकते हैं। PIB और MOSPI जो हमारी मिनिस्ट्री है उनके ऑफिशियल PDF जो उन्होंने पब्लिश किए हैं उनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नए करंट इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।